Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि अक्सर हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि हर एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, चाहे वो सेंट्रल में एसएससी और रेलवे की एग्जाम हो, चाहे स्टेट में पीएससी की एग्जाम हो। ये 25 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए मौलिक कर्तव्य जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 4 क में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। जो मूल संविधान था जो कि 1950 में लागू हुआ था उनमें इनका जिक्र नहीं किया गया था। आगे चलकर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इन्हें देखिए भारतीय संविधान में सोवियत संघ रूस के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए गए हैं। आंसर डी। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, तो ये कहां पर है? ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और ये आर्टिकल 35 से 51 तक उल्लेखित है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल सिद्धांत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है? सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 2 में उल्लेखित है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप का भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है। अब देखिए इन आर्टिकल का जो सबसे लास्ट आर्टिकल है फ्रेंड्स, आर्टिकल 11 जो है, इसके तहत संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है। इसके तहत देखिए संसद नागरिकता के लिए प्रावधान कर सकती है और किसी भी व्यक्ति की नागरिकता मूल कारण से छीन सकती है। तो नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को आर्टिकल 11 के तहत दी गई है। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? भारतीय संविधान में फ्रेंड्स 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। कभी फंडामेंटल राइट्स 7 प्रकार के हुआ करते थे जिनमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक लीगल राइट मतलब विधिक अधिकार बना दिया गया और भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 क में शामिल कर दिया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट्स ऑफ एसेट्स को मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। संपत्ति का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो देखिए यहाँ पर आप एक कैजुअल सा कॉन्सेप्ट समझिए फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में आपको फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए गए हैं, लेकिन जब तक उनकी रक्षा न की जाए फंडामेंटल राइट्स आपके किसी भी काम के नहीं हैं। इसीलिए देखिए भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और इन 5 प्रकार की रिट से वो मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को दी गई है और आर्टिकल 226 के तहत राज्य का हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है तो ये आर्टिकल 32 हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 के तहत दी गई है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो देखिए इंडियन पार्लियामेंट जिसके 2 सदन होते हैं
लोकसभा और राज्यसभा, और एक तीसरा अभिन्न अंग होता है संसद का, जो कि प्रेसिडेंट होता है। अब देखिए, भारतीय पार्लियामेंट का जो उल्लेख है संविधान के आर्टिकल 79 में किया गया है। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है, 80 में राज्यसभा का और 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। इंडियन पार्लियामेंट का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहले देखिए ये समझ लेते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है। तो देखिए, जब भी लोकसभा या राज्यसभा किसी एक बिल पर एक मत नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जा सकता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए, भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियों का उल्लेख है, जिसमें से 10वीं अनुसूची दल बदल प्रतिरोधी विधायन से संबंधित है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन जीतता है और उसके बाद वो पार्टी चेंज कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे दल बदल विरोधी कानूनी अनुसूची के तहत उसकी सदस्यता को बर्खास्त किया जा सकता है। अब सदस्यता को बर्खास्त कौन कर सकता है? तो ये भी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो 10वीं अनुसूची, जो कि भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, दल बदल प्रतिरोध विधान से संबंधित है। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में फ्रेंड्स असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के संरक्षण की बात की गई है। तो देखिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। अब ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में हमें मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम मेंशन किया गया है, तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन का जो अधिकार है आर्टिकल 368 के तहत इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है, और ये जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भारतीय संविधान में एडॉप्ट की गई है। तो संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एडॉप्ट किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? देखिए, ऐसा आर्टिकल जिसके तहत राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है, ये आर्टिकल 61 है। इस आर्टिकल के तहत अगर राष्ट्रपति संवैधानिक मामलों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उस पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 61 के तहत। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो देखिए, प्रेसिडेंट के पद पर अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, अगर प्रेसिडेंट अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या पद से त्यागपत्र दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट के पद को वॉइस प्रेसिडेंट संभालता है। लेकिन देखिए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि प्रेसिडेंट और वॉइस प्रेसिडेंट एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दे और दोनों ही अपने पद पर ना हो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट और वॉइस प्रेसिडेंट के अपने पद पर न रहने पर प्रेसिडेंट के पद का निर्वहन करता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यह अधिकार भारतीय संविधान द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया गया है। इसके बाद देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो देखिए, भारत के संविधान निर्माण किए जाने से पहले अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के प्रशासन को चलाने के लिए काफ़ी सारे एक्ट या अधिनियम लाए गए थे। इनमें से एक अधिनियम था 1935 का अधिनियम।
इस अधिनियम के द्वारा देखिए भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था 1935 के एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन खत्म करके केंद्र में लागू किया गया था। अब एक्चुअल में ये द्वैध शासन क्या होता है, तो देखिए पहले जो केंद्र सूची के विषय थे 1935 के एक्ट के द्वारा उन्हें दो भागों में बांट दिया गया था। एक थे आरक्षित विषय जो कि डायरेक्ट गवर्नर जनरल के अंडर में थे, और एक थे संरक्षित विषय जिस पर केंद्रीय विधानमंडल निर्णय ले सकता था। तो इस तरह केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। 1935 का अधिनियम, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में लाया गया था। इस वक्त ब्रिटेन में भारत के सचिव लॉर्ड मार्ले थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इसीलिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत देखिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था या सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था भारत में पहली बार की गई थी। तो 1909 का एक्ट मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो भारत में देखिए संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था जिसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, और इसी समिति की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के आधार पर। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, देखिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी। तो देखिए ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता पूछी गई थी तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 2 दिन बाद देखिए 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट देखिए संविधान सभा के किस आर्टिकल में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है, तो ये आर्टिकल है फ्रेंड्स आर्टिकल 148। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये 6 वर्ष या 65 वर्ष तक अपने पद पर रहते हैं। इन्हें अपने पद से इनके कार्यकाल के दौरान उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है। मतलब सेम वही प्रोसीजर जो कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपनाई जाती है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में इस पद का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। देखिए राज्य में विधानमंडल अगर अस्तित्व में ना हो या फिर विधानमंडल का कोई भी सदन अस्तित्व में ना हो तो ऐसी कंडीशन में अगर अर्जेंट कानून लाना है तो राज्यपाल राज्यों में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 213 के तहत जारी किया जाता है। यह अध्यादेश संविधान के आर्टिकल 213 के तहत जारी किया जाता है। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए प्रेसिडेंट का जो अध्यादेश है भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में उल्लेखित है। आर्टिकल 123 के तहत देश में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राज्यपाल का अध्यादेश आर्टिकल 213 के तहत जारी किया जा सकता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था। तो देखिए 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया है और यह जो अधिकार है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया था। इस संविधान संशोधन के तहत सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करवाएगी क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में इसे जोड़ा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? तो देखिए, इस पर हमने पहले बात की थी फ्रेंड्स। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और इसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत बुला सकता है। संविधान के आर्टिकल 108 में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है, इस बात का फैसला कौन करता है? देखिए, क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने देखा है। सेंट्रल में एसएससी और रेलवे ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुके हैं। कोई भी बिल देखिए मनी बिल मतलब धन विधेयक है, इस बात का फैसला करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। और अगर ये राज्य में होता तो ये अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। यहाँ पर सेंट्रल की बात की गई है तो ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष का है। कोई भी बिल मनी बिल है, इस बात का फैसला लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के मध्य कितने समय से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता? तो देखिए, संसद का कोई भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, अगर ये छुट्टी पर चली गई है या इसका सत्रावसान हो गया है तो नया जो सत्र है वो 6 माह के अंदर वापस आ जाना चाहिए। मतलब संसद के किसी भी सदन में 2 सत्रों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं हो सकता। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के मध्य में अधिकतम 6 माह का अंतराल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? देखिए, 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसके बाद जितने भी संविधान में चेंजेस हुए थे वो बहुत छोटे छोटे थे। लेकिन देखिए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार फिर से भारतीय संविधान को रिन्यू किया गया और काफ़ी सारे चेंजेस किए गए। ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है क्योंकि एक बार फिर से भारतीय संविधान में काफ़ी सारे चेंजेस इस संविधान संशोधन के द्वारा किए गए थे। कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है? देखिए, भारतीय संविधान में भारत के प्रेसिडेंट को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां दी गई है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत दी गई है। इसके अलावा राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में उल्लेखित है और फाइनेंशियल इमरजेंसी का उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति संविधान के आर्टिकल 352 के तहत मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर देश में नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का उल्लेख किया गया है। ओके, इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का निर्धारित किया गया है। हर 2 साल में राज्यसभा की 1/3 सीटों पर चुनाव होते हैं। इस तरह एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 25 ऐसे पॉलिटी के क्वेश्चन हैं जो कि हमको हर एग्जाम में कंटिन्यू देखने को मिले हैं और हर दूसरी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 25 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया फ्रेंड्स और आपको ये याद हो गए तो मेरी गारंटी है कि किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको इन 25 क्वेश्चन में से ही देखने को मिलेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन इजीली समझ में आए होंगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आगे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।